Bismillahirrahmanirrahim. मेरी बात होता है लिसान है तो मेरे कुछ उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ये वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स। आज का चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड डायनामिक्स। ये चैप्टर ज्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो इसी चैप्टर से आ रहे होते हैं। सही है। देखिए, सबसे पहले आपको समझने की इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप समझेंगे कि फ्लूइड किसे कहते हैं। फ्लूइड किसे कहते हैं? याद रखें, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, हर वो चीज जो कि फ्लो कर सकती है उसको फ्लूइड कहते हैं। अब वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आवर एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस। ठीक है, वो भी फ्लो करता है। ठीक है, सो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो। आप कहेंगे कि एनीथिंग दैट कैन फ्लो कॉल्ड फ्लूइड, उसको हम कहते हैं फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस, इट कैन बी मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमारा एटमॉस्फेयर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये इसमें आ सकता है। ठीक है जी, ये तो हो गया कुछ फ्लूइड के बारे में कि फ्लूइड क्या होता है। देखिए, फ्लूइड को पढ़ने से फ्लूइड को मैं आगे जाने से पहले आपको एक वर्ड सिखाता हूँ। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी जब आप समझेंगे तो फिर आप आगे मजीद उसको इस चैप्टर को आगे हम लेकर चल सकते हैं। ठीक है, अब जरा आप अंडरस्टैंड करेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है। देखिए, विस्कोसिटी, याद रखें कि विस्कोसिटी को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। विस्कोसिटी को उर्दू में अगर देखें इसको कहते हैं गाढ़ापन। कोई चीज की, किसी भी चीज की थिकनेस, कोई भी चीज कितना थिक, उसको हम विस्कोसिटी कह सकते हैं। अब देखिए, हनी की थिकनेस और वाटर की थिकनेस में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। हनी ज्यादा थिक होता है वाटर से। क्यों? क्योंकि हनी की थिकनेस ज्यादा है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा थिक होता है या ज्यादा विस्कस होता है कंपेयर टू वाटर या कंपेयर टू एनी अदर लिक्विड। ठीक है, विस्कोसिटी को फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज में आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहते हैं कि the opposition offered to the fluid during flow। आपने जब मैट्रिक में आप हुआ करते थे, आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। जो डेफिनेशन आपने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए पढ़ी थी, चार्जेस के लिए पढ़ी थी, वही डेफिनेशन यहां पर भी होगा, लेकिन फ्लूइड्स के लिए होगा। किसके लिए होगा? फ्लूइड्स के लिए होगा। आप कहेंगे कि द ऑपोजिशन ऑफर्ड, आप कहेंगे द ऑपोजिशन offered to the flow of charges to the flow of fluid during flow is called viscosity। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। किसी भी फ्लूइड को या किसी भी लिक्विड को फ्लो होने के दौरान कितना ऑपोजिशन ऑफर्ड होता है, कितनी हर्डल ऑफर होती है, कितनी रेजिस्टेंस ऑफर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। याद रखें कि विस्कोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। इसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज रीड एज ईटा। इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको हम लोग ईटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईटा पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, विस्कोसिटी की जो हमारे पास यूनिट है, दैट इज पास्कल सेकंड्स। एसआई यूनिट क्या है इसका? एसआई यूनिट इज पास्कल सेकंड्स। ठीक है, पी ए इनटू एस। पास्कल सेकंड्स किसका यूनिट है? विस्कोसिटी का यूनिट है। सही हो गया। अब याद रखें और भी बहुत सारे यूनिट है। इसमें हमारे पास बॉयज आता है, सेंटीबॉयज आता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि 1 पास्कल सेकंड इज इक्वल टू 1 पास्कल
अगर आप बुक देखते हैं इट्स अवेलेबल ऑन पेज नंबर 192 के ऊपर आपको टेबल 6.1 नजर आ रहा है। हर लिक्विड की अपनी एक विस्कोसिटी आपको डिस्कस करके बताई गई है, उसकी वैल्यू दी गई है। इसमें आपके पास एयर है, एसीटोन है, मेथनॉल है, बेंजीन है, वाटर है, हनी है, मिल्क है, ब्लड है, ठीक है। डिफरेंट चीजों की आपको विस्कोसिटी यहाँ पर डिस्कस करके बताई गई है पेज नंबर 192 के ऊपर, सही है, टेबल 6.1 सही हो गया। अब देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि फ्लूइड फ्रिक्शन किसे कहते हैं। अभी का जो टॉपिक है दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आप क्लास 9 में पढ़ते थे और आर्चिडेमस प्रिंसिपल आपको पढ़ाया गया था, आर्चिडेमस प्रिंसिपल जानते हैं आप लोग? उसको मेरे ख्याल से उर्दू में आर्चिमीदेस प्रिंसिपल कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन इंग्लिश में उसको आर्चिडेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्चिडेमस कहा जाता है। उसमें आपने कहा था, उसमें एक वर्ड आपने सीखा था बाइवर्ड फोर्स, पढ़ा, अब थ्रस्ट फोर्स पढ़ा, ठीक है। आप कहते हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली किसी भी लिक्विड में डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, दो तरह के फोर्सेस उसके ऊपर लगते हैं। एक उसका वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्टेड होता है, दूसरा जिसको एक्शन कहते हैं। उसके बाद रिएक्शनल फोर्स होता है जो कि अपवर्ड डायरेक्टेड होता है। उस रिएक्शनल फोर्स को हम लोग बाइवर्ड फोर्स कहते हैं, अब थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। या अगर फ्लूइड्स में हो तो उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। देखिए अब एक फोर्स वेट है, डाउनवर्ड लग रहा है, दूसरा अप थ्रस्ट फोर्स है। दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन फ्लूइड फिर भी नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन में तीन बातें पढ़ी थी ना आपने, जब वेट ज्यादा हो, बाइवर्ड फोर्स कम हो तो बॉडी नीचे जाता है, वेट कम हो, बाइवर्ड फोर्स ज्यादा हो तो बॉडी ऊपर जाता है। जब वेट और बाइवर्ड फोर्स दोनों बराबर हो जाए तो बॉडी neither sinks nor floats, it remains stationary on the surface of fluid। ये बातें पढ़ी थी ना। तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को किसी भी फ्लूइड में डिप किया जाता है, सो बॉडी तो मूव कर रहा होता है डाउनवर्ड। इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या बॉडी के ऊपर जो ऑपोजिशनल फोर्स लगती है, बॉडी के ऊपर जो ऑपोजिशनल फोर्स लगती है, इट क्रिएट्स व्हाट? इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्या क्रिएट करती है? एक फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करती है, और उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसको? फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि द ऑपोजिशनल फोर्स, the oppositional force experienced by the body when immersed or dipped in a fluid। किसी भी फ्लूइड में जब आप उसको इमर्स कर देते हैं या डिप कर देते हैं तो ऑपोजिशनल जो फोर्स उसके ऊपर लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। उसको हम क्या कहेंगे? फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे। अब देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन किन किन चीजों पे डिपेंड कर सकता है? फ्लूइड फ्रिक्शन बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है, बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है, बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है, फ्लूइड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, समझ लें। सो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग, कि किस स्पीड से बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। तो आपके पास जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो डिपेंडेंस क्या हो सकती है? किन किन चीजों पे वो डिपेंड कर सकता है? डिपेंडेंस, ठीक है। आप कहेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन depends upon, fluid friction depends upon number one shape of the body, ठीक है, ये shape of the body पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये size of the body पे डिपेंड करता है, ठीक है, it depends on viscosity of the fluid, viscosity of the fluid पे डिपेंड करता है, viscosity of the fluid पे डिपेंड करता है,
स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव, किस स्पीड से आपने ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड मूव करवाया है उस पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्ड। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड कर सकता है। सही हो गया। अच्छा, फिर हम लोग देखते हैं कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। नेक्स्ट जो चीज हम देखेंगे दैट इज स्टोक्स लॉ। सही हो गया। स्टोक्स लॉ को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रैग फोर्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज हम देखेंगे दैट इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ याद रखें कि स्टोक्स लॉ बेसिकली क्या है और ये क्यों यूज होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं, रीजन क्या है इसको स्टडी करने की। देखिए, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिप करते हैं फ्लूइड के अंदर, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक इसका वेट होता है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, और दूसरा इसके ऊपर रिएक्शनल फोर्स होता है जिसको हम लोग बायोट फोर्स कह सकते हैं या थ्रस्ट फोर्स कह सकते हैं या ड्रैग फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ड्रैग फोर्स। ठीक है, सो स्टोक्स लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए ड्रैग फोर्स को समझना ज्यादा जरूरी है, जो कि हमने अभी कर लिया कि रिएक्शनल फोर्स को ड्रैग फोर्स कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड के अंदर इमर्स किया जाता है। ठीक है, सो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ड्रैग फोर्स क्या होता है। ठीक है, आप कहेंगे कि द रिएक्शनल फोर्स experienced by the body when immersed in a liquid called drag force। उसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। याद रखें, ड्रैग फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय Fd, F टू द बेस d, F टू द बेस d के साथ हम लोग ड्रैग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टोक्स लॉ का बेसिक थीम क्या था, क्या फाइंड करना चाह रहा था? स्टोक्स लॉ का जो बेसिक थीम है वो क्या था जी? बेसिक थीम, ये लॉ उसने क्यों प्रेजेंट किया? ये लॉ उसने इसलिए प्रेजेंट किया कि किसी भी बॉडी के ऊपर कितना ड्रैग फोर्स लगता है, हाउ मच ड्रैग फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर ड्रैग फोर्स कितना एक्सपीरियंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो कौन फाइंड करके देगा हमें? स्टोक्स लॉ फाइंड करके देगा। तो आप कहेंगे टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रैग फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग फोर्स कितना एक्सपीरियंस होता है वो कौन फाइंड करके देगा हमें? वो स्टोक्स लॉ फाइंड करके देगा। अब स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ कहता है, स्टोक्स लॉ को आप कैसे स्टेट कर सकते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है, आप कहेंगे कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तीन चीजों के साथ ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 1 विस्कोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर 2 स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर 3 रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ड्रैग फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सपीरियंस होगा, अगर आप उसको किसी भी फ्लूइड में या किसी भी लिक्विड में इमर्स करेंगे तो ड्रैग फोर्स तीन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर 1 विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की विस्कोसिटी कितनी है, जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतना ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा। नंबर 2 स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आप ज्यादा स्पीड से बॉडी को डिप करेंगे ज्यादा ड्रैग फोर्स ऑफर होगा, अगर आप कम स्पीड से डिप करेंगे बॉडी को तो कम फोर्स ऑफर होगा। नंबर 3 रेडियस ऑफ द बॉडी, बॉडी का अगर रेडियस ज्यादा होगा तो ज्यादा ड्रैग फोर्स ऑफर होगी, बॉडी कम रेडियस का होगा, साइज में छोटा होगा तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स कम एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, तो कैसे स्टेट करेंगे? आप इसको कहेंगे कि ड्रैग फोर्स experienced by the body when immersed in a fluid is
directly proportional to three things. Is directly proportional to the three things. Two, तीन चीजों के साथ, ठीक है? To the viscosity of the fluid, to viscosity of the fluid and speed of the object moved, speed of the object या आप कह सकते हैं radius of the object and radius of the object and radius of the object, ठीक है? चलिए जरा मैथमेटिकली चलते हैं और इसको डिराइव करते हैं। हम कहते हैं आप इसको मैथमेटिकली यूं लिखेंगे कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, नंबर 1, ठीक है? चलिए इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनाऊंगी। ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव, किस स्पीड से आप ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, एंड ड्रैग फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द बॉडी। चलिए इन तीनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन करता हूं, ठीक है? कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट क्या मिलेगा जी हमें? इसको जो आप कंबाइन करेंगे तो इससे मिलेगा एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। सही हो गया? हमारे पास तीन क्वांटिटीज आ गई। अब यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट लगेगा। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं फिनिश करूंगा तो मुझे यहां पर एक कांस्टेंट लगाना होगा ईटा आर वी, मुझे एक कांस्टेंट लगाना होगा और वो कांस्टेंट क्या है? 6 पाई है। क्या है? 6 पाई ईटा आर वी। यहां पर जो कांस्टेंट हम लगाएंगे वो कांस्टेंट क्या होगा? 6 पाई। हर इक्वेशन का अलग से कांस्टेंट होता है। ड्रैग स्टोक्स लॉ का जो स्टोक्स लॉ की जो इक्वेशन है, जो ड्रैग फोर्स फाइंड करके देती है, उसमें जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं वो क्या होता है? 6 पाई होता है। क्या होता है जी? 6 पाई। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, लेकिन किस चीज की? ये इक्वेशन है ड्रैग फोर्स की, और ये हमें किसने फाइंड करके दिया? ये हमें स्टोक्स लॉ ने फाइंड करके दे दिया। सही हो गया? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, होप यू हैव एंजॉयड इट। ठीक है, आज हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पढ़ लिए फ्लूइड डायनामिक्स के, कि फ्लूइड डायनामिक्स बेसिकली होता क्या है, काम किस तरीके से करता है, इसके अंदर कौन-कौन सी चीजें होती हैं। इसमें जरा लंबी छोटी डेरिवेशंस आएंगी, घबराना नहीं है आपने, ठीक है? इस चैप्टर में थोड़ी सी लंबी छोटी डेरिवेशंस होंगी, ठीक है? सही हो गया? सो आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम सर्च बार पे जाइए, वहां लिखिए शेरोज_अब्दुल्ला, हमारी आईडी आ जाएगी। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, मेरे चैनल पे भी मौजूद है। 030097933173 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है, आप लिखिए शेरोज_अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस, हमारा पेज आ जाएगा। हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा, और रिव्यूज दीजिएगा। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, जरूर हमसे राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अपना आपने इन लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।